जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। और दोस्तों यह यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स पेपर का यह चौथा भाग होने वाला है, यानी कि चौथा वीडियो। और 2023 के सारे पेपर को अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों पीसीएस के प्री का पेपर, अगर आप पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व करते हैं, खास तौर पर यूपी पीसीएस, तो दोस्तों ये मान के चलिए आपका 60 से 70% आराम से सिलेबस तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे ध्यान देना है बस। दोस्तों एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको कराया जाता है तो दोस्तों उसमें अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू के होते हैं, और पीवाईक्यू से क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है, उसी के अनुसार प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये मौका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर लेते हैं कम से कम 8 से 10 सालों का, तो ये मान के चलिए आपका पेपर बड़े आराम से हो जाएगा। सिर्फ आपको करंट अफेयर की चीज़ों को थोड़ा सा ऐड करना है, जोड़ना है बस, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आज का सवाल नंबर 77 है कि ऊष्मागतिकीय यानी कि थर्मोडायनेमिकल रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ठीक है। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का गलनांक हीरे से अधिक होता है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपर रूप है। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में अधिक स्थिर भी होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल, इलेक्ट्रोड तथा परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मंद करने वाले मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। सवाल नंबर 78 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो सवाल नंबर 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 79, निम्नलिखित इग्नू में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मात्रा दिया गया है, एक तरफ दिया गया है एसआई यूनिट यानी कि मात्रक। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं मतलब ये हुआ कि चार नाम है, चार में से कोई एक गलत होगा, यानी कि सुमेलित नहीं होगा। तो जब एक सुमेलित नहीं होगा तो भाई जाहिर सी बात है आपको तीन ऐसे आंसर और भी मिल जाएंगे जो सुमेलित होंगे, ठीक है। अब 79 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, ये जानते हैं। यहाँ पर लिखा है दाब, दाब का हो जाएगा दोस्तों पास्कल हो जाएगा, ये तो खैर सही है। लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, डायोप्टर, ये भी सही है। ऊष्मा का हो जाएगा जूल, ये भी सही है। और रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है इसका मात्रक होता है क्यूरी, ये भी सही। यानी कि इसमें से सारे जो पॉइंट हैं एक दूसरे के सामने ये सही है। 2022 में बेटा जब ये सवाल आया था तो कुछ सवाल अक्सर ऐसे होते हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ या कोई भी एग्जाम, वहाँ पर अगर 100 सवाल पूछे जाते हैं तो 100 सवाल में से एक या दो या तीन सवाल ऐसे आते हैं जो उस एग्ज़ाम के आयोग के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि पेपर जो है इसका उत्तर क्या होगा। अब इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, लेकिन चार नाम है, लेकिन चार के चारों एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो इसमें कोई ऐसा उत्तर ही नहीं है जो सुमेलित ना हो। तो आयोग इसके लिए सबको एक जैसा ही नंबर देगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, सवाल उसी तरह जिस तरह अभी हम लोगों ने 79 वाला बात किया। अब पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित का हो जाएगा बेटा ए वाला, यानी कि रेयान का संबंध रूपांतरित स्टार्च से नहीं होगा, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। तो फिर रेयान का संबंध किससे होगा, तो रेयान का संबंध होगा सेल्यूलोज से होगा। क्या होगा, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ना कि रूपांतरित स्टार्च, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक सुमेलित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बी सी डी अपने आप में सुमेलित होंगे, यानी कि नियोप्रीन का संबंध हो जाएगा विशिष्ट रबड़ से, और ऑक्सीटोसिन का हो जाएगा हार्मोन से, और स्पाट्रेम का हो जाएगा संश्लेषित मधुरक से। अब आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नियोप्रीन का संबंध किससे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये विशिष्ट रबड़ से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे सवाल अक्सर पूछ ले जाते हैं। आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करने से पता चलेगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। और दोस्तों अक्सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या पूछा, कौन सा सुमेलित नहीं है, मैंने इसका उत्तर बता दिया कि रेयान होगा। लेकिन अब जो ये तीन नाम, सॉरी माफ करिए, यहाँ जो तीन नाम ये और है, इसको भी आपको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि इसी से सवाल अगले आने वाले एग्जाम में बन सकता है। क्या बन सकता है, जैसे नियोप्रीन का संबंध किससे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विशिष्ट रबड़ से। अगर आप 100 सवाल पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन है, तो एक तो ऑप्शन क्या है उस सवाल से संबंधित होगा, 3 ऑप्शन आपके पास बचे। तो अगर उन 3 ऑप्शनों को भी अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 100 सवाल लगा रहे हैं तो 3 सवाल आपको और मिल रहा है, यानी कि
300 सवाल आपको मिल जा रहा है। तो ऐसे सवाल अगर आप लगाएंगे तो 100% गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 81 है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। इंजन सिलेंडर में प्रवेश से पहले हवा के साथ ईंधन की उचित मात्रा को मिलाकर एक दहनशील ईंधन वायु मिश्रण के गठन की प्रक्रिया को कार्बोरेटर कहा जाता है, तथा जो यंत्र इस कार्य को करता है उसे कार्बोरेटर कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार कार्बोरेटर बनाए रखने वाले वायु पेट्रोल अनुपात के साथ वायु ईंधन के मिश्रण की आपूर्ति करता है, जिसका उपयोग आमतौर पर पेट्रोल इंजन में किया जाता है, ठीक है। इतना जानकारी होना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 82। नीचे दिए गए हैं दो कथन। कौन सा कथन? एक दिया गया है अभिकथन यानी कि ए, और दूसरा दिया गया है आर यानी कि कारण। अब दोनों को लोग पढ़ते हैं फिर उत्तर देते हैं। इसमें दिया गया एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, दूसरे में पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। अब ऐसे भी सवाल यूपीपीएससी से पूछे जाते हैं इस तरीके से। आपने अगर आरओ का एग्जाम कभी दिया होगा या फिर हमारे वीडियो पे अगर आप लोगों ने आरओ का प्रैक्टिस सेट देखा होगा, तो आरओ का जो पहला पेपर होता है जीएसओ यानी कि जो प्रीलिम्स में पहला पेपर होता है, और यूपीपीसीएस का जो पहला पेपर होता है, उसमें आपको लगभग 80% टू 90% सब कुछ एक जैसा ही मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब 82 का आइए उत्तर देखते हैं। 82 का उत्तर सही हो जाएगा बी वाला। बी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ए जो लिखा है बेटा ये सही है, यानी कि एक गिलास में पानी में नमक घोल समरस है, ये समरस होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप कहें कि आर या में जो लिखा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, तो ये बात जो है गलत है, ठीक है। अब थोड़ा विस्तार से इस पर हम बात कर लेते हैं। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक घोलने पर पानी का स्तर जैसा था वैसा ही रहता है, अर्थात पानी का स्तर नहीं बदलता, क्योंकि नमक पानी के साथ एक सजातीय घोल बनाता है। तो कभी ये भी पूछ ले कि नमक और पानी के साथ कौन सा घोल बनाता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या बनाता है, सजातीय घोल। तो ये सब सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 83। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओजोन, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए महत्वपूर्ण माध्यमिक प्रदूषक ओजोन है। यह तब बनता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड संयोजित होते हैं, ठीक है। अगला सवाल। अब दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 84। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुक्ता बनी होती है। 84 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मीथेन से। प्रश्न नंबर 85 नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय है? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि मीथेन, ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए 86 में। इसमें पूछा गया है कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि निमोनिया का, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम हो चुका निमोनिया का। अब ये जो 3 नाम और है जैसे कि इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने इसका उत्तर तो मैंने बता दिया, अब आपको क्या करना है, आप इसको देख रहे हैं, जाइए गूगल पे एक बार सर्च करिए कि इसके मुख्य कारक क्या है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को अगर लगाएंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन होना तय है। प्रश्न नंबर 87 है कि सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किसके सल्फर ड्रग जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि प्रतिजीवाणु, ठीक है। तो सल्फर ड्रग प्रतिजीवाणु या जीवाणुनाशक औषधि है। सल्फर दवाई जीवाणु तथा कवक को उनके उपापचय में हस्तक्षेप करके मार देती है। वर्ष 1930 में पहली बार सल्फा प्रतिजीवक जैविक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और अल्फा पायरिडीन एक सल्फोनामाइड जीवाणुरोधी दवा होता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि एकिडना, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 है, 2 सूची दिया गया है। सूची में पहली सूची में दिया गया है कुछ पादप रोग, दूसरी में दिया गया है कारक, यानी कौन से रोग के कौन से कारक हैं। तो आइए बात करेंगे। सबसे पहला है खट्टे नाशर, ठीक है। इनका संबंध हो जाएगा जीवाणु, इनसे होता है, ठीक है। इसके कारक ये है। गन्ने का लाल सड़न रोग, इसका संबंध हो जाएगा कवक। आलू कृषकांत रोग, इसका संबंध हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। डी है गेहूं का शाहू रोग, इसका हो जाएगा कीट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 90। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन यानी डीडीटी एक है, तो क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी अजैव अपघटनीय प्रदूषक। काफ़ी आसान था ये, थोड़ा दिमाग लगाते तो उत्तर आप लोग खुद ही दे देते। तो ये क्या है दोस्तों? एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी एक क्रिस्टलीय रंगहीन तथा गंधहीन यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एक चीज़ ध्यान देना है, क्या है? एक रंगहीन और गंधहीन, या अपने पर्यावरणीय प्रभावों के लिए जाना जाता है। ये अपशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख
प्रदूषक हैं डीडीटी पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं जो वायु प्रदूषक की ओर ले जाते हैं। ठीक है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यहाँ पूछा गया, नहीं, ध्यान देना। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि परमाणु ऊर्जा। ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है। बायोमास वह ऊर्जा होता है, यानी बायोमास वह ऊर्जा का स्रोत है जो जानवरों के कचरे तथा पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है। तो दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा परमाणु संलयन तथा अभिखंडन से प्राप्त होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 92, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 16 सितंबर को। ठीक है। तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। या ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने तथा इसे संरक्षित करने के संभवतः समाधानों की खोज करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1986 में। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। भोपाल त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार ने 1986 का पर्यावरण अधिनियम बनाया। इसका उद्देश्य 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के निर्णयों को लागू करना है। ठीक है। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि आर्गन। ठीक है। तो दोस्तों आर्गन हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन तथा अंततः भूमंडलीय वाष्पीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अत्यंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है, या नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। 96 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 96 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कतनिया घाट। ठीक है। तो दोस्तों मालूम होना चाहिए आप सभी को कि कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह दुधवा तथा किशनपुर के बाघ निवास तथा नेपाल के बरडिया राष्ट्रीय उद्यान के बीच रणनीतिक संपर्क प्रदान करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 97 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ठीक है। तो वर्ष 1985 में शुरू की गई गंगा कार्य परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के जल को प्रदूषण मुक्त बनाना था। यह 100% केंद्र परियोजित योजना है। ये चीज़ ध्यान देना, 100% जब बोला जाए तो 100% केंद्र से संबंधित है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई तथा गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इस प्राधिकरण का नेतृत्व प्रधानमंत्री तथा उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं जहां गंगा नदी बहती है। अब आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने सवाल आ गया है 1975 वाला संबंधित है, 85 वाला। देखो बेटा, सवाल आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि कोई भी सवाल अगर हल्का फुल्का न्यूज़ में रहा हो एक आध साल के अंदर तो उससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुमतीय योग सौर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना है। ठीक। यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर लिखा है अनुमतीय योग सौर स्तर, यानी कौन से क्षेत्र में कितना अनुमतीय योग सौर स्तर होना चाहिए, उससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला आता है आवासीय क्षेत्र का हो जाएगा 55 dB, यानी कि dB मतलब होता है बेटा डेसिबल। ठीक है। शांत क्षेत्र का हो जाएगा 50, औद्योगिक क्षेत्र का हो जाएगा 70 और व्यापारिक क्षेत्र का हो जाएगा 65। ठीक है। सवाल नंबर 99 की पारिस्थितिक नेकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। ठीक है। ध्यान देना, अब मैं विस्तार से पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। पारिस्थितिकी नेके उन स्थितियों की श्रेणी या उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी
आकार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। इनमें प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट संबंधित है। ठीक है, किससे? पारिस्थितिकी नीके के संदर्भ में। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? 100 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ऊन। ठीक है, तो ऊन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं यानी जीवाणु द्वारा विघटित होते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कि सभी जीवित पौधे, जानवर, सब्जियां, फल इत्यादि। सवाल नंबर 101 है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा, ये कब होता है? 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 अक्टूबर। ठीक है, तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2009 में इसी दिन गंगा नदी की डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। तो एक चीज़ ध्यान देना, आप कभी पूछ ले कि राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है, तो मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, और गंगा नदी डॉल्फिन भारत तथा बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा अकड़फुली व शांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 102 है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ठीक है, यानी पर्यावरण से जो जिसका संपर्क अच्छा हो। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो ध्यान देना कि दोस्तों की सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जागरूकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य शून्य भूख, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, ये सब चीज़ें हैं। जैसे 2030 तक इन सब का बात तो होता है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, और वही पूछा ही गया कौन सा लक्ष्य नहीं है 2030 तक, तो मतलब डी वाला नहीं होगा, बाकी A, C, B जो है ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो कभी ये भी पूछ ले कि कौन निम्नलिखित में से कौन कौन सतत विकास यानी एसडीजी हेतु 2030 तक का लक्ष्य है, तो मान लीजिए आपको मालूम ही ना हो तो गलत हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए शून्य भूख, यानी कि भूख जो मतलब भूखमरी मतलब कह सकते हो उसको, गुणवत्ता परक शिक्षा और लैंगिक समानता, इन सब के बारे में बात की गई कि एक लक्ष्य है उस सबको हासिल करना। प्रश्न नंबर 104 है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब सवाल नंबर 105 है। एक तरफ है जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ है राज्य, तो बताना है कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो पहला आता है मानस, इसका संबंध हो जाएगा आपका 3, यानी कि असम। दूसरा है बी, यानी सुंदरवन, इसका संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, यानी कि पॉइंट नंबर 4 वाला, बी का हो जाएगा 4। तीसरा है सी, नंदा देवी, इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड से। डी है पंचमढ़ी, इसका संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगला सवाल नंबर 106 है। यहाँ पर 2 सूची दिया गया, एक तरफ दिया गया दिवस, एक तरफ दिया गया घटना अवसर। तो बताना है कौन सा मतलब दिवस कब होता है, कब मनाया जाता है? तो पहला है 18 अप्रैल, इसका संबंध हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। दूसरा है 22 मई, इसका संबंध हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीसरा है सी, यानी 29 जुलाई, इसका संबंध हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर इसका संबंध हो जाएगा विश्व मिट्टी दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 107। यहाँ पर निम्नलिखित में से देखिए उस सवाल 106 का ये ऑप्शन दिया होता, तो मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया, डायरेक्ट आप सभी को बता दिया। 107 है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? 107 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यूकेलिप्टिस। ठीक है, इसके ये सवाल सेम सवाल आर में आ चुका है। तो यूकेलिप्टिस वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। या वृक्ष मिट्टी के पोषक तत्वों तथा नमी के भंडार को कम कर देता है तथा एलेथवोपैथिक गुणों के कारण अंडरग्रोथ को रोकता है। यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया का मूल वृक्ष है, जबकि नीम, केला तथा बबूल जैसे पेड़ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का कहीं ना कहीं इसको खतरा मान सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं आप दुश्मन मान सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। यह बड़ी संख्या में दुर्लभ तथा लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, काला हिरण आदि शामिल है। यह बारहसिंघा का गढ़ है, यहाँ विश्व के लगभग आधे बारहसिंघा मौजूद है। ठीक है,
ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 109 है, यहाँ वही सेम सवाल है जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में या फिर इसी वीडियोज़ में बात किया है। ए में है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और आर में है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है। 109 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है दोस्तों एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादक पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, अब दूसरे सवाल में आ जाइए। मेरे सवाल नंबर 110 है। यहाँ पर एक तरफ दिया गया है सूची में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, और दूसरे में दिया गया है संबंधित, यानी कौन सा सतत विकास जो है किस विषय से संबंधित, ये पूछा गया। ये सवाल UPSC में भी कई बार आ चुका है और PCS में भी आया है, जो आप देख ही सकते हैं। अब SDG 10 है, ये संबंधित दोस्तों असमानताओं की कमी या फिर असमानताओं में कमी। ठीक है, SDG 13 है, इसलिए हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। SDG 14 हो जाएगा दोस्तों जल के नीचे जीवन, यानी कि सी का हो जाएगा नंबर 4। ध्यान देना, जल के नीचे जीवन, मैं बता दे रहा हूँ। SDG 14 हो जाएगा जल के नीचे जीवन। SDG 15 हो जाएगा दोस्तों भूमि पर जीवन। ठीक है, नंबर 2 वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक, प्रश्न नंबर 1 मिनट, प्रश्न नंबर 110 हो गया ना। हाँ, प्रश्न नंबर 111 पर जाइए। यहाँ पूछा गया है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। 111 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लोटक। ठीक है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोटक झील में अवस्थित है। केबुल लामजाओ भारत में मणिपुर राज्य में विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वीडियो को हम लोग बंद करें, वीडियो को समाप्त करने से पहले, तो जैसा हम लोगों ने हर वीडियो में बात किया कि हम लोगों ने कितना सवाल किया और कितना सवाल कितने सब्जेक्ट से आया है। तो हम लोगों ने दोस्तों सवाल 111 सवाल किया है और 77 सवाल से स्टार्ट किया था। तो आपका हो गया 23 सवाल इधर और 11 इधर, यानी कि 34 सवाल हम लोगों ने किया है टोटल। ठीक, कितना सवाल किया है? 34। अब आइए देखते हैं कितना सवाल है। साइंस, एक मिनट जाइए, हम लोगों ने टोटल किया है 34 में से, अब बेटा एक मिनट जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल आपका है साइंस से संबंधित। ठीक है, साइंस, और 13 में से 3 सवाल है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से है 6 सवाल, और बाकी के कितने बचे? 4 सवाल है आपका बायो से, और बाकी 34 में से 13 गया, कितना बचा? 21 सवाल आपका है इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, इन्वायरमेंट से 21 सवाल है। वैसे भी 18 20 सवाल 15 सवाल 15 से 20 22 सवाल इन्वायरमेंट से अक्सर आता ही है। तो ये दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और दोस्तों देखो, कहीं क्या हो, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बोल रहा हूँ तो कहीं थोड़ा सा आवाज़ धीरे रहा होगा, या फिर थोड़ा सा आवाज़ में आज उतना वो नहीं रहा होगा ना तेज़पन, क्योंकि बात ये कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ और एक साथ कई वीडियो बनाता हूँ, तो क्या होता है कभी कभी थकावट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों नॉर्मल चीज़ें, आप लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इन सब पे ध्यान मत दीजिए। मेरा मतलब है कि आप लोग जो मैं सवाल करवा रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल के कितने टाइप होते हैं। ठीक, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।